नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सक्सेस गुरुकुल। जहां हम आज भौतिक विज्ञान के अंतर्गत करेंगे तरंग गति एवं ध्वनि से संबंधित टॉपिक का रिवीजन। इस टॉपिक से संबंधित जितने भी आईएमपी प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में, वो सभी आपको आज के वीडियो में मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखने का प्रयास कीजिएगा और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को याद करने का प्रयास करिएगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको लगभग सभी सब्जेक्ट्स की टॉपिक वाइज वीडियो मिल जाएगी। क्योंकि हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी के जो टॉपिक वाइज वीडियोज़ हैं वो हमने अपलोड कर दिए हैं। तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढ सकते हैं और देख सकते हैं सभी वीडियो। तो परीक्षा में क्या है कि रिवीजन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो आपको रिवीजन की दृष्टि से ये वीडियो काफ़ी काम के होने वाले हैं। तो अगर आप इन वीडियो को देख लेते हैं तो आपको एक बार पूरे कंप्लीट सब्जेक्ट्स का रिवीजन हो सकता है। तो आइए आज के टॉपिक का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आज का फर्स्ट प्रश्न है कि रात्रि दृष्टि उपकरण नाइट विजन डिवाइस में प्रयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी हैं? तो रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग की जाने वाली डिवाइस है अवरक्त तरंगें अर्थात इंफ्रारेड। नेक्स्ट आता है कि दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तो विजिबल लाइट दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है 390 से 750 तक, 390 से लेकर 750 नैनोमीटर के मध्य होता है। आंतों से संबंधित रोगों के निदान के लिए कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो आंतों से संबंधित रोग के निदान के लिए प्रयोग की जाने वाली किरण है एक्सरे किरण। कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो क्षति पहुंचाने वाले जीव और कीड़ों को भगाने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग होता है। समीप आती हुई रेलगाड़ी सीटी की आवृत्ति तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? जब कोई रेलगाड़ी जो है वो अपने पास आती जाती है तो उसकी आवृत्ति और तीक्ष्णता जो है वो बढ़ती जाती है। ऐसा होता है, इसके लिए एक नियम है डॉपलर प्रभाव का नियम। ये डॉपलर प्रभाव के कारण होता है कि जब कोई ट्रेन पास आती है तो उसकी आवृत्ति और तीक्ष्णता बढ़ती जाती है। फिर आता है क्रिस्टल संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग होता है? तो क्रिस्टल संरचना को ज्ञात करने के लिए एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं अगला प्रश्न, अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण, अनुदैर्ध्य तरंगों के उदाहरण। तो ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में ये उदाहरण दिए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है, कौन अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है। तो सभी एग्जाम्पल्स जितने हैं उन सभी को याद कर लिए। सबसे दो एग्जाम्पल तो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो है प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग। तो प्रकाश तरंग जो है वो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, जबकि ध्वनि तरंग जो होती है साउंड वेव वो अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। तो ये एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगों के अंतर्गत और भी उदाहरण है, जैसे भूकंपी तरंगों में जो एस तरंगे होती हैं। जब भूकंप आता है तो उस समय जो तरंगे उत्पन्न होती हैं उनमें एस और पी तरंगे होती हैं। तो जो एस तरंगे हैं वो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, जबकि जो पी प्रकार की तरंगे होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण होती है। तो नेक्स्ट आता है अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण में कि डोरी युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे, जैसे सितार, गिटार, वीणा जो है ये अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण हैं। इसके साथ स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर जो तरंग उत्पन्न होती है, जब कोई जल स्थिर होता है उसमें पत्थर फेंकते हैं तो तरंगे उत्पन्न होती हैं, वो तरंगे भी क्या है, अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण कौन कौन से हो जाते हैं? एक तो प्रकाश तरंगे हो गई, लाइट वेव्स। दूसरा हो गया भूकंपी एस तरंगे हो जाती हैं। फिर है डोरी युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे, सितार, गिटार, वीणा है। फिर है नेक्स्ट कि स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण हैं। अनुदैर्ध्य में सबसे इंपॉर्टेंट है ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है। अब भूकंप में जो पी प्रकार की तरंगे हैं वो भी अनुदैर्ध्य तरंगों के उदाहरण है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल है सर्पिलाकार स्प्रिंग में जो तरंगे उत्पन्न होती हैं वो भी अनुदैर्ध्य तरंगों के उदाहरण हैं। तो ये हो गए अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों के उदाहरण। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक रडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरण प्रयोग किया जाता है? तो एक रडार शत्रु के वायुयान की स्थिति को पता लगाने में प्रयोग होती हैं रेडियो तरंगे। परावैंगनी विकिरण, एक्स विकिरण और सूक्ष्म विकिरण का
वह गामा किरणों को तरंग दैर्ध्य के आरोही क्रम में लगाइए। तो सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्ध्य होती है वो किसकी होती है? तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होती है आरोही क्रम में, मतलब घटते क्रम में लगाना है, सॉरी बढ़ते क्रम में लगाना है। तो सबसे घटते क्रम में सबसे ज़्यादा होती है किसमें? गामा किरणों में। इसके बाद होती है एक्स किरणें, फिर परावैंगनी किरणें, फिर सूक्ष्म किरणें। नेक्स्ट आता है प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगे। प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन कौन सी हैं? तो इन सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों, कुल 7 विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, जिनके सबसे इंपॉर्टेंट है इनके खोजकर्ता कौन है और इनके उपयोग कौन है। तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस डाटा को याद रखना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इसके खोजकर्ता और इनका उपयोग कहाँ होता है इनको हम याद कर सकते हैं। तो पहली विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी है? गामा किरण। गामा रे जो होती हैं इनके खोजकर्ता हैं हेनरी बेकुरल। हेनरी बेकुरल के द्वारा गामा किरणों की खोज की जाती है। अब गामा किरणों का जो प्रयोग है वो होता है कहाँ? नाभिकीय अवक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में। नाभिकीय अवक्रिया संलयन अवक्रिया जो होती है नाभिकीय अवक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में इनका उपयोग किया जाता है। एक्स किरणों के जो खोज करता है उनका नाम है WC रॉन्टेजन। रॉन्टेजन के द्वारा एक्स किरणों की खोज की गई। और एक्स किरणों के जो एक्स किरणों का उपयोग है वो होता है चिकित्सा में और औद्योगिक क्षेत्र में। चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में प्रयुक्त की जाती हैं एक्स किरणें। तीसरी किरण आती है परावैंगनी किरणें। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है इनके खोज करता है जोहान रिटर ने परावैंगनी किरणों को खोज की थी। और परावैंगनी किरणों का प्रयोग होता है सिकाई करने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में व जीवाणुओं को नष्ट करने में। सिकाई करने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में, जीवाणुओं को नष्ट करने में इनका प्रयोग होता है। नेक्स्ट आता है दृश्य किरणें। तो दृश्य किरणों का प्रयोग किसमें होता है? तो दृश्य किरणों का प्रयोग किया जाता है दृश्य किरणों के खोजकर्ता कौन है? तो दृश्य किरणों के खोजकर्ता है विजुअल रेडिएशन के न्यूटन के द्वारा दृश्य किरणों की खोज की गई। और इसका उपयोग होता है इनकी उपस्थिति से वस्तुएं दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है अवरक्त विकिरण। अवरक्त इंफ्रारेड जो रेडिएशन होती है इनके खोज करता है विलियम हर्शेल के द्वारा अवरक्त किरणों की खोज की गई। अवरक्त किरणों का प्रयोग होता है कहाँ? फोटोग्राफी में, सिकाई में एवं टीवी के रिमोट कंट्रोल में। टीवी का जो रिमोट होता है वो उसमें कौन सी किरणें प्रयुक्त होती हैं? तो वो होती हैं अवरक्त किरणें। इसके अलावा फोटोग्राफी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है लघु रेडियो तरंगे, शॉर्ट रेडियो वेव लघु रेडियो तरंगे हैं। इनकी खोज करता है हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा जो है लघु रेडियो तरंगों की खोज की गई। और लघु रेडियो तरंगों का प्रयोग होता है रेडियो में, टेलीविजन में, रडार में, टेलीफोन में। रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, रडार में प्रयोग किया जाता है लघु रेडियो तरंगों का। खोजकर्ता कौन है? हेनरिक हर्ट्ज। दीर्घ रेडियो तरंगों की खोजकर्ता मार्कोनी के द्वारा दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज की गई। और दीर्घ रेडियो तरंगों का भी प्रयोग कहाँ होता है? रेडियो टेलीविजन में। तो लघु रेडियो तरंगे, दीर्घ रेडियो तरंगों सभी का प्रयोग कहाँ होता है? रेडियो टेलीविजन में होता है। और अवरक्त किरणों का प्रयोग, अवरक्त किरणों को आप देख लीजिए तो अवरक्त किरणें होते हैं फोटोग्राफी में और होता है रिमोट कंट्रोल में। दृश्य किरणें जो हैं वो इनकी उपस्थिति में वस्तुएं क्या है? दिखाई देने लगती हैं। फिर आते हैं परावैंगनी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है ये इनका प्रयोग होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव में और जीवाणुओं को नष्ट करने में और सिकाई करने में। एक्स किरणें का प्रयोग कहाँ होता है? तो एक्स किरणों का प्रयोग चिकित्सा में मेन रूप से किया जाता है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों में भी एक्स किरणें प्रयोग होती हैं। गामा किरणें प्रयोग होती हैं कहाँ? नाभिकीय अपक्रिया में एवं कृत्रिम रेडियो सक्रियता में। एक बार इन सभी के खोजकर्ताओं के नाम भी देख लेते हैं। तो गामा किरणों के खोजकर्ता कौन है? गामा किरणों के खोजकर्ता हैं हेनरी बेकुरल। एक्स किरणों के खोजकर्ता है WC रॉन्टेजन। परावैंगनी किरणों खोज करता है जोहान रिटर। दृश्य किरणें किसके द्वारा खोजी गई? तो दृश्य किरणें खोजी गई न्यूटन के द्वारा। अवरक्त किरणों के खोजकर्ता कौन है? विलियम हर्शेल। लघु रेडियो तरंगे की खोज की गई हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा। दीर्घ रेडियो तरंगे मार्कोनी के द्वारा खोजी गई।
नेक्स्ट आता है दीर्घ रेडियो तरंगे। दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस परत से परावर्तित होती हैं? तो जो दीर्घ रेडियो तरंगे होती हैं वायुमंडल की आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। कूलिज नलिका ट्यूब का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? कूलिज नलिका अर्थात ट्यूब का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने में प्रयुक्त होती हैं? तो ये होती हैं एक्स किरणें। एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए कूलिज नालिका या ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 का सामान्यतः विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होती है। तो कोबाल्ट 60 सामान्यतः गामा किरणें चिकित्सा में प्रयुक्त की जाती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि बंद चूल्हा जो ओवन होता है, ओवन में किस का प्रयोग किया जाता है? तो ओवन में होता है माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है बंद चूल्हे ओवन में। सुदूर संवेदी युक्त नियंत्रण रिमोट कंट्रोल डिवाइस में एक अंतर्निर्मित स्रोत होता है। तो सुदूर संवेदी युक्त नियंत्रण में अवरक्त किरणों का प्रयोग होता है। दो उत्तरोत्तर सिंह और दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो जैसे इस तरह की जो तरंग होती हैं तो इनमें जो सबसे ऊपर का श्रृंग होता है इसे श्रृंग और सबसे नीचे का जो गर्त होता है इनके बीच की दूरी को जो है वो क्या कहा जाता है? तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। नेक्स्ट आता है ध्वनि से संबंधित और इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो ध्वनि के टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं कि पराबैंगनी जेट से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है? जो सुपरसोनिक जेट होते हैं ये ओजोन परत को क्षति पहुंचाने का कार्य करते हैं। किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता को मापने हेतु जो है डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे? तो 16.5 लगभग 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए किसके? ध्वनि के स्रोत और परावर्तक सतह के मध्य न्यूनतम दूरी होनी चाहिए जिससे कि कोई ध्वनि क्या है टकराकर वापस आए जिससे प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दी जा सके। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो वायु में ध्वनि का वेग होता है 343 मीटर पर सेकंड। सिनेमा घरों, बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती है। यह किस कारण से होता है? तो बड़े सिनेमा घरों और बड़े सभागारों में जो देर तक ध्वनि सुनाई पड़ती है वो होता है अनुरणन के कारण। अनुरणन के कारण क्या है? सिनेमा घरों, बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद भी कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती रहती है। इससे मतलब अनुरणन से मतलब है गूंज जो सुनाई पड़ती है उसी की बात की जा रही है। नेक्स्ट आता है चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं सुन सकते। चंद्रमा की धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। इसका कारण क्या है? कि चंद्रमा पर जो है वायुमंडल नहीं पाया जाता है। जहाँ कोई माध्यम नहीं होगा वहाँ क्या है? ध्वनि संचरण नहीं करती है। नेक्स्ट है वह पद्धति बायोलॉजिकल मेथड जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है सोनोग्राफी में पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार WHO के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं, अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका क्या कारण है? तो चमगादड़ जो होते हैं अंधेरी रातों में भी उड़ सकते हैं, शिकार ढूंढ सकते हैं। इसका कारण है कि वो पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा जो है वो निर्देशित होते हैं। पराध्वनि तरंगों को उत्पन्न करने के क्या है? चमगादड़ अपने शिकार का पता लगा पाते हैं। टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? अभी हमने पढ़ा था कि जो टीवी रिमोट होता है उसमें अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है और रेडियो तरंगों का भी प्रयोग होता है। तो टीवी रिमोट में तो अवरक्त तरंगों का मेन रूप से प्रयोग होता है। नेक्स्ट आते हैं कि ध्वनि स्रोत और तीव्रता के बारे में कर लेते हैं। जो साधारण बातचीत होती है उसमें ध्वनि की जो तीव्रता होती है लगभग 30 से 40 डेसिबल के बीच होती है। लेकिन जब तेज बातचीत हो तो तेज बातचीत के दौरान जो है लगभग 50 से 60 डेसिबल की तीव्रता होती है। तेज संगीत और शोर की स्थिति में 80 डेसिबल से ज़्यादा की तीव्रता होती है।
पेड़ के पत्तों की जो सरसराहट है, पेड़ के पत्तों की सरसराहट को उससे लगभग 10 से 20 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। सायरन जो पुलिस और एम्बुलेंस के द्वारा बजाया जाता है, इसमें होता है 110 से 120 डेसिबल की ध्वनि की तीव्रता होती है। जेट विमान लगभग 140 से 150 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न करते हैं। औद्योगिक संयंत्रों से 100 से 120 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि टेलीविजन ग्राही को दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? तो टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण के लिए अवरक्त विकिरण का प्रयोग किया जाता है। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें से उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि की गुणता के आधार पर किया जाए। तो सीधा याद रखिए कि ध्वनि में डिफरेंस किस आधार पर किया जा सकता है? तो ध्वनि की जो गुणता होते हैं, साउंड टिम्बर, इन्हीं के आधार पर क्या है, दो समान स्वरों के बीच में ध्वनि का भेद किया जा सकता है। जल लोहा नाइट्रोजन में ध्वनि का वेग आरोही क्रम में लगाइए। तो सबसे ज़्यादा ध्वनि किस में होगी? तो जो ठोस होगा। ठोस किस में है? तो ठोस है लोहा। तो लोहा में सबसे ज़्यादा ध्वनि गति करेगी, इसके बाद जल में, इसके बाद फिर गैस में। तो लोहा, जल और नाइट्रोजन ये क्या होंगे? आरोही क्रम कहा है, तो सबसे ज़्यादा लोहा में, फिर जल में, फिर नाइट्रोजन में होगा। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल का क्रम क्या होता है? तो सबसे ज़्यादा ध्वनि किसमें होती है? ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घटता है और तापमान के बढ़ने से ध्वनि का जो वेग होता है वो बढ़ता है। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती? तो ध्वनि कभी भी निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती। ध्वनि के लिए क्या है? माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगे ठोस एवं गैस दोनों माध्यमों में गमन कर सकती हैं तथा ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। तो धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। तो ध्वनि ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में गमन कर सकती है। धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, क्योंकि धातु जो होती है वो ठोस होती है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो स्टेथोस्कोप होता है, जिससे जो है हार्ट बीट का पता लगाया जाता है, तो ये होता है ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट आता है कि एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन होता है? तो एकॉस्टिक्स में किया जाता है ध्वनि का अध्ययन। ध्वनि का अध्ययन करने के लिए एकॉस्टिक्स में ध्वनि का अध्ययन होता है। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती? तो ध्वनि तरंगों में जो है ध्रुवण की घटना नहीं हो सकती। यह सिर्फ किसमें है? प्रकाश तरंगों में जो है ध्रुवण की घटना घटित होती है। ध्वनि का तारतम्य, ध्वनि का जो पिच होता है किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है उसकी आवृत्ति पर। प्रतिध्वनि इको का कारण क्या होता है? तो इको का कारण होता है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। जब ध्वनि तरंगे परावर्तित होते हैं तो क्या है? प्रतिध्वनि इको सुनाई पड़ता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक आवृत्ति होती है वो पराश्रव्य तरंगों के अंतर्गत आती है। मानव द्वारा श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो श्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है, जो कि अपश्रव्य जो होती है, जिनको नहीं सुना जा सकता, वो कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से कम होती है। तो 20 हर्ट्ज से कम अपश्रव्य। अब 20 से 20,000 के हर्ट्ज की भी जो की आवृत्ति होगी वो श्रव्य तरंगे, और जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति होगी वो पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती हैं? तो पराश्रव्य ध्वनि तरंगों कुत्ते और डॉल्फिन मछली के द्वारा जो है सुनी जा सकती हैं। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा चाल किस में होती है? तो सबसे ज़्यादा जो चाल होती है ठोस में होती है, और ठोस में किस में? एल्युमिनियम में। एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है, 6420 के आसपास होती है। सभी में आपको याद नहीं रखना है, कुछ में याद रखिए। जैसे कि आप इसके लिए वायु का याद रखिए। वायु में 0 डिग्री सेल्सियस पर कितनी चाल होती है? तो वायु में होती है लगभग 330 मीटर पर सेकंड के आसपास होती है। बाकी सभी को इम्पोर्टेंट नहीं है। एल्युमिनियम का याद रखिए, एल्युमिनियम में होती है 6420। बाकी आप यहाँ डाटा दिया है, देख भी सकते हैं। तो आज के टॉपिक से जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उन सभी को हमने देख लिया है। कल फिर हम करेंगे विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट से संबंधित
इम्पोर्टेंट टॉपिक का रिवीजन। तो आज की क्लास को अब यहीं तक रखते हैं, ताकि जब ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा और आपको देखने में फिर आसानी नहीं होगी। तो आज की क्लास यहीं तक। आप सभी को क्लास में जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।